हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कृतिका। वेल फ्रेंड्स, एज यू नो दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू मास कम्युनिकेशन फ्रेटर्निटी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 का यूजीसी नेट में जो 2022 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। कुछ क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन चेक आउट द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और उन वीडियोस पे जाकर भी आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं। एक तरह से सैम्पल क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एक आइडिया आपको लगेगा और आपकी तैयारी और पुख्ता हो जाएगी अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप क्या करिएगा, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करिएगा और उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगी तो डू क्रॉस चेक योर आंसर। सो दिस वीडियो हैज़ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे कि क्या उसका कंसेप्ट है और किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो. So the first question that we'll be discussing today is the assertion and reasoning question. यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, A और R. एक assertion है यानी कि एक स्टेटमेंट है और दूसरा उसका रीज़न है, उससे लिंक्ड हो सकता है। तो the assertion here is a media company owns numerous companies which involved in media enterprise, and the reason for it is conglomerates use their access in multiple areas to share various kinds of media content. मीडिया मैनेजमेंट पे मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ ओनरशिप्स, मीडिया ओनरशिप्स की वहाँ पे बात की है। कॉन्ग्लोमरेट्स क्या होते हैं मैंने वहाँ पे समझाया है। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन assertion which says a media company owns numerous companies which involved in media enterprise is करेक्ट। और इस तरह के एंटरप्राइज को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट, जहाँ पे एक बैनर के अंदर कई तरह के मीडिया एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व होते हैं। सो द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट हियर। सो दैट मीन्स बोथ ए एंड आर करेक्ट and option number 1 is the correct answer for this question. Now let's move on to the next question. Let's see what it says. नीचे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आज के लिए। यहाँ पे मैचिंग आपको दी गई है, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं और लिस्ट 2 में उनका ईयर है। तो ऑल इंडिया रेडियो अगर आप जानते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप इसमें ऑप्शंस में देखिए, वैसे ऑप्शंस काफ़ी मुझे कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। खैर लेट्स सी। ऑल इंडिया रेडियो वॉज launched in the year 1936. हिस्ट्री ऑफ प्रेस पे भी हमारा वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो लॉन्च हुआ था। तो ए विल गो विथ 3। वॉइस ऑफ अमेरिका लॉन्च हुआ था 1942 में, तो बी विल गो विथ 4। तो अब देख लेते हैं ए 3 एंड बी 4 के कौन कौन से ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। 1 एंड 3 दोनों ही दिख रहे हैं, तो बचा सी एंड डी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ईयर ऑफ ओरिजिन है 1922। तो सी विल गो विद 1। यहाँ पे C1 जहाँ पे ऑप्शन हो देखिए, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें A के साथ 3 है, B के साथ 4 है, C के साथ 1 है एंड बचा D गोज विथ 2 विच इज रेडियो सिलोन, जो कि 1925 में ओरिजिनेट हुआ था। सो the correct option here is option number 3, that says A with 3, B with 4, C with 1 and D with 2. So option number 3 is the correct answer for this question. देखिए हिस्ट्री ऑफ प्रेस में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इसी क्वेश्चन को इस साल वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर इसमें से 2 या 3 ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस लेकर के क्वेश्चन नया बन सकता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे तोड़ मरोड़ के आगे पूछा जा सकता है।
वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा। नाउ लेट्स क्विकली सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन हमें दिख रहा है। Assertion says the scientific method goes beyond the solution of the practical problem, जिसका रीजन दिया है the scientific method of solution involves controlled experimentation. रीजन इज क्लियरली करेक्ट, क्योंकि साइंटिफिक मेथड की जब हम बात करते हैं तो हम एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं। असर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे the scientific method goes beyond the solution of the practical problems. This is also correct. तो यहाँ पे दोनों A और R मुझे सही लग रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So option 1 for this question is the करेक्ट आंसर। आप ये बात समझ लीजिए कि जो प्योर साइंस मेथडोलॉजी होती है वो हमेशा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती है, बिकॉज इट डील्स विद द एक्सपेरिमेंटेशन एंड इट मे गो बियॉन्ड द सोल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो दोनों ए और आर यहाँ पे सही हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज who can lodge a complaint against a newspaper or journalist to the press council? इनमें से कौन किसी अखबार या पत्रकार के खिलाफ प्रेस काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकता है? तो देखिए कोई भी जो है शिकायत दर्ज करा सकता है। फ्री प्रेस में और फ्रीडम ऑफ प्रेस में हमें ये लिबर्टी है कि कोई भी शिकायत को दर्ज करा सकता है अगर आपको लगता है कि कोई अखबार ठीक से काम नहीं कर रहा है एज पर दी एथिक्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एनीबडी या फिर कोई भी, विच इज ऑप्शन नंबर 1. So 1 is the correct answer for this question. Now let's see, गांधी जी was editor of dash number of newspapers. तो कितने अखबारों के गांधी जी एडिटर रहे हैं? देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फेमस जो अखबार था वो था हरिजन। तो एक तो हो गया हरिजन, दूसरा था यंग इंडिया और इसके बाद इंडियन ओपिनियन के भी वो एडिटर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में जब वो साउथ अफ्रीका में थे उस समय उन्होंने इन अखबारों को शुरू किया था। और नव जीवन एक अखबार था जिसके भी वो एडिटर रहे हैं। तो गांधी जी का मूल मंत्र जो था वो पत्रकारिता को कमर्शलाइज करना या उससे पैसा कमाना नहीं था। एक सोशल वर्क की तरह वो पत्रकारिता को देखते थे और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इन अखबारों को फॉर अ पर्पस निकाला या शुरुआत उनकी की थी। तो गांधी जी एडिटर थे 4 अखबारों के, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नव जीवन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच इज नॉट अ काइंड ऑफ लीड? लीड आप जानते हैं अखबार में इस टर्म का यूज होता है। कौन सी इनमें से लीड का प्रकार नहीं है? यहाँ पे 4 प्रकार आपको दिए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्ट्रास्ट, इमेजिनेशन एंड ब्लाइंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आंख मूंद कर पहचानना। तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव लीड नहीं होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, comprehensive is not a kind of lead. Now let's move on to the next question, which is question that comes with matching. Again यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया है, आपको उसके ईयर से यहाँ पे मैच करना है। तो प्रसार भारती आपको पता होना चाहिए। 1997 में सबसे नई जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस की हिस्ट्री में, वन ऑफ द न्यूएस्ट इज प्रसार भारती। 1997 में उसका ओरिजिनेशन हुआ था। उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अगर हम मैच करें, काफ़ी फेमस है। 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया। ऑल इंडिया रेडियो उसके भी पहले था, यानी कि 1936 में, और फिल्म डिवीजन था 1948 में। अगेन ये क्वेश्चन आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। अगर इन सारे ऑप्शंस को आप मैच करेंगे तो आप जानेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी रिजेक्टेड। तो देखिए नल हाइपोथेसिस को हम
कब एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी रिजेक्टेड, यानी कि जब उसको रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन आपने अगर उसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं कि ये टाइप 2 एरर है। या फिर वाइस वर्सा आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप 2 एरर क्या होता है। तो जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं बजाय उसको रिजेक्ट करने के, उसको हम कहते हैं टाइप 2 error. So option 2 is the correct answer for this question. Now let's move on to the next question that says a variable that can take on any value over a range of values and can be meaningfully थोड़ा सा ये छुप गया है टेक्स्ट में, इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। उस चर को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो मान की एक पूरी रेंज में से कोई भी मान ले सकता है, जिसे सार्थक रूप से उपभागों में तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि कैटेगराइज आप उसको नहीं कर सकते हैं, उसको आप कौन सा वेरिएबल कहेंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। जब एक वेरिएबल लार्ज रेंज में वैल्यूज लेता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। So in this case option number 3 is the correct answer for this question. Now let's see what the next question says. It says research is assumption, investigation, knowledge, challenge या फिर source। तो देखिए रिसर्च जो है एक इन्वेस्टिगेशन तो है ही है, इसके साथ साथ वो एक एजम्पशन भी होता है। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होता है। सो इन दिस केस रिसर्च एक एजम्पशन है, करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन है, करेक्ट। रिसर्च कोई नॉलेज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, ना ही वो किसी नॉलेज का सोर्स होती है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है यहाँ पे नलिफाई हो जाते हैं। ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 4 फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इट सेज। It says what is the maximum unit for adding to a telegram group? I'm sure आप सभी telegram group को use कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। YouTube channels पे आजकल telegram बहुत popular है, you all must be using it। तो ये आप जानिए कि मैक्सिमम लिमिट जो है टेलीग्राम ग्रुप में लोगों को ऐड करने की वो होती है 2 लाख। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर गया, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका होता है 2 लाख। मैक्सिमम यूनिट फॉर एडिंग टू अ टेलीग्राम ग्रुप इज 2 लाख। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रुप ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है कि 1 लाख भी 2 लाख के अंदर आ जाता है, और कुछ कुछ जगहों पर 1 लाख इज दी, फॉर सम पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स 1 लाख इज दी करेक्ट मैक्सिमम यूनिट फॉर टेलीग्राम ग्रुप। तो इसलिए हम इसको कहेंगे, इसका सही जवाब है बी एंड सी, विच मेक्स ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें वो क्या कहता है। ओके, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, वॉज स्टैब्लिश टू, सॉरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश क्यों किया गया। इसलिए किया गया टू सेव प्रेस सेंटिमेंट्स, विच इज करेक्ट। टू सेव रिलीजियस सेंटिमेंट्स, नो, नॉट करेक्ट। टू सेव कल्चरल सेंटिमेंट्स, नॉट करेक्ट। टू सेव पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स, बिल्कुल सही। और सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल को सेव करने के लिए प्रेस काउंसिल का गठन नहीं किया गया था। तो यहाँ पे ए एंड, देखिए ए तो श्योर शॉट सही है ही है, लेकिन ए के साथ कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी जाएगा या डी जाएगा। तो उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ए एंड डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 4 द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें वो क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन मैचिंग का है। यहाँ पे एडिटर्स की लिस्ट दी गई है, साथ में आपको नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी के एडिटर थे। सो ए विल गो विद 4, बी विल गो विद 3, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत के एडिटर रहे।
उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय द लीडर के एडिटर रहे और दीन दयाल उपाध्याय जो थे वो राष्ट्र धर्म के एडिटर रहे। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर इन ऑप्शंस को मैच कराया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now let's see what the next question says. It says arrange the following in correct chronological sequence. प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट दिया है, ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट एक्ट दिया है, कॉपीराइट एक्ट एंड आरएनआई सिनेमेटोग्राफी एक्ट, ये सारे एक्ट्स दिए गए हैं। प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो सबसे पुराना है, 1867 में ये एक्ट आया था। इसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो 1923 में आया था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन कॉपीराइट एक्ट केम इन 1952 followed by the RNI which is for registration of newspaper that came into existence in 1956 followed by, माफ कीजिएगा कुछ यहाँ पे मुझसे गड़बड़ी हो गई है, इस क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट सबसे पुराना, बिल्कुल सही, मैंने बताया आपको 1867 में आया। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो 1923 में आया और उसके बाद इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट आया 1952 में। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर हम देखें तो ABE होनी चाहिए, फॉलोड बाय RNI जो कि 1957 में आया और सबसे नया जो एक्ट है वो है कॉपीराइट एक्ट। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं, प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट इज द ओल्डेस्ट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1867। उसके बाद आया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 followed by Indian Cinematography Act that came into existence in 1952 followed by RNI in 1956 and सबसे नया इन सारे एक्ट्स में से जो एक्ट है वो है कॉपीराइट एक्ट that came into existence in 1957. So that makes ABEDC the correct answer, which is option number 2. I hope it's clear to everyone. Now let's move on to the next question. देखते हैं ये क्या कहता है। Who refers to the views of व्याधि? देखिए वेस्टर्न ईस्टर्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे हमारा एक वीडियो भी है उसमें से ये क्वेश्चन आया है कि who refers to the views of व्याधि and the correct answer for this is पतंजलि। So option number 4 is the correct answer. आप चाहें तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आप जानेंगे बहुत सारे philosophers की बात वहाँ पे की गई है। Now the next question says that dash article is related with defamation. So article 499 is related with defamation. Option number 2 is the correct answer. In this particular question, which of the following terms are not related with OTT platform? देख लेते हैं। स्ट्रीमिंग इज रिलेटेड विद OTT, करेक्ट। ब्लीड नहीं होता है। पे पर व्यू बिल्कुल सही, OTT का है। इक्वलाइजर और डेसिबल जो है साउंड के टर्म्स हैं, यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। तो ये तीन जो है ब्लीड, इक्वलाइजर एंड डेसिबल हटा दीजिए, ये सही टर्म्स नहीं है OTT के रेफरेंस में। स्ट्रीमिंग एंड पे पर व्यू इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे जो हम ऑप्शंस देख पा रहे हैं उसमें हम अगर देखें तो यहाँ पे बी ओके तो जो क्वेश्चन है, देखिए मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर नॉट रिलेटेड विद OTT, तो क्योंकि स्ट्रीमिंग एंड पे पर व्यू इज रिलेटेड विद OTP, आपको इनको हटाना है। सो सी, जब आप एक तरह से जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाते हैं तो आपका दिमाग किस तरह से काम करता है कि मुझे भी एक सेकंड को ये लगा कि स्ट्रीमिंग एंड पे पर व्यू इज द करेक्ट आंसर, लेकिन जब मैंने चॉइसेस देखी तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि मैंने सही समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन को। तो आई हैड टू री रीड द क्वेश्चन विच सेड
कि नॉट रिलेटेड टू OTT प्लेटफॉर्म्स. तो ब्लीड, इक्वलाइजर और डेसिबल जो है दीज आर नॉट रिलेटेड टू OTT प्लेटफॉर्म. सो B, D एंड E करेक्ट आंसर है यहाँ पे. दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर. Now let's move on to the next question. Public relations communication should be based on reporting truth, events, knowledge या फिर full information. Public relations communication should be based on truth is the correct option. Events पे होना चाहिए नहीं, knowledge पे होना चाहिए yes, full information पे होना चाहिए yes. So B, D and E is the correct answer for this question. देखिए रिपोर्टिंग और इवेंट्स पे पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन बेस्ड नहीं होता है. कहते हैं कि इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म. तो ट्रुथ, नॉलेज और फुल इंफॉर्मेशन पे ही वो निर्भर करता है. सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Moving on to the next question, let's see what it says. Indian Penal Code came in force in the year. Direct question है. Indian Penal Code came in force in the year 1860. So 1860 is the right answer. That makes option number 3 the correct answer. Which of the following are the strengths of mass society theories? Again ये group question है. Which of the following are the strengths of mass society theory? A. Draws attention to issue of media ownership, speculates about important effects, highlights important structural changes, underestimates societal barriers, is unsystematic. तो इसमें से आपको चूज करनी है strengths of mass society theory. So yes, mass society theory talks about the issues of media ownership. नई थ्योरी है, ये बात करती है issues of media ownership की. It speculates about important effects also and it highlights important structural changes also. So A, B, C is the correct answer for this question. That makes option number 2 the correct choice for the question. Now let's move on to the next question. Let's say C की क्या कहता है. The techniques of propaganda is personal contacts, negative, evasion of truth या फिर arousing attitudes. So the most appropriate option from all the options that are given here is evasion of truth, यानी कि सच्चाई का अपवचन. ये एक बहुत मेजर या important technique है propaganda की. So that makes option number 3 the correct answer for this question. Let us take one last question. During which war was the bullet theory of communication developed? तो इसका सही जवाब है देखिए गल्फ वॉर, कारगिल वॉर, ये सब तो नहीं है. फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं चाहिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम कई बार पढ़ चुके हैं कई थ्योरीज में. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बाकी भी कुछ सिनेमा की थ्योरीज थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डेवलप हुई, लेकिन बुलेट थ्योरी की जब हम बात करें तो वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही डेवलप हुई है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी नई जानकारी इन क्वेश्चंस के माध्यम से मिली होगी. अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका एक रिविजन आपके सामने हो गया होगा. मस्ट बी हेल्पफुल क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है. रिविजन पूरा थ्योरी का ना करके इट्स ऑलवेज बेटर कि आप छोटे छोटे सैम्पल क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं. सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मुझे बताइएगा कैसा लगा आपका वीडियो, मेरा वीडियो आप लोगों को, और क्या वो टॉपिक्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि मैं आगे कवर करूं. सो प्लीज़ डू लेट मी नो. Do not forget to hit the like button for this video and share it among your friends जो कि मास कम्युनिकेशन के एग्ज़ाम में, UGC नेट के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं या फिर
किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट. Do not forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen, क्योंकि आगे भी हम इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो वो अपडेट आपको मिस नहीं करना है. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ज्ञान फॉर मीडिया.